अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 16 बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने दो बहुत ही अहम फिनोमिना देख लिए, जिसमें थर्मियोनिक एमिशन भी पढ़ लिया और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात को किस तरह से स्टडी करना है ये भी देख लिया। आज बारी है ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो कि इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये बहुत मुश्किल नाम लग रहा है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप किन अज्जा पे मुश्तमिल होती है, इसके कौन कौन से हिस्से क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब कैथोड रे का मतलब हम ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस ऑसिलोस्कोप, ये ऑसिलोस्कोप क्या है अभी कुछ देर में देखते हैं। इस डिवाइस के अंदर जो चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पिछले लेक्चर में जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक तारीफ़ की थी, और वो यही तारीफ़ थी कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हुए इसे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के अंदर, और इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं ना। तो इस वजह से आज हम जो डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब सवाल ये है कि हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऑसिलोस्कोप क्यों नहीं कहा। इसका जवाब ये है कि जब ये डिवाइस बनाई गई तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स दरियाफ्त नहीं हुए थे। तो चूँकि कैथोड से जो रेज़ निकल रही थी उनको कैथोड रे का नाम दिया था, इसी वजह से इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। तो इससे पहले कि मैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की जानिब जाऊँ, मैं थोड़ी सी आपके जहन में तजस्सुस पैदा करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब मैं बिल्कुल छोटा था, अपने बचपन में था, तो मैं देखता था कि जब हॉस्पिटल के अंदर जाते थे तो एक स्क्रीन पे मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के वेव फॉर्म नज़र आ रहे होते थे, जिस तरह के आप स्क्रीन पे लगे देख रहे हैं। ये वेव फॉर्म किस तरह के होते थे, ये किस तरह से बनाए जाते थे, ये मेरी समझ से बाहर था। फिर जैसे जैसे स्क्रीन पे ये वेव्स ऊपर नीचे होती रहती थीं, सब कुछ ठीक चल रहा होता था, लेकिन जब ये स्क्रीन पे वेव्स बिल्कुल सीधी हो जाती थीं तो सब बैठे लोग दुखी हो जाया करते थे, वो रोना शुरू कर देते थे, जिसका मतलब ये होता था कि जो अजीज़ उनका उस बेड पे पड़ा हुआ है, उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उसकी डेथ हो गई है। ये डेथ के होने का मतलब क्या है? ये डेथ होने का मतलब ये है कि जो दिल की धड़कन थी ये बंद हो गई। अब मैं ये परेशान हुआ करता था कि ये दिल की जो धड़कन है ये किस तरह से टीवी के स्क्रीन पे देखी जा सकती है, किस तरह से वो मॉनिटर पे देखी जा सकती है। तो इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैंने CRO को पढ़ा, क्योंकि CRO में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल करते हुए दिल की धड़कन या दिल के अलावा किसी भी ऑर्गन की वेव फॉर्म आप हासिल कर सकते हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बता चुका हूं कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं किसी तरह से, और आप ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे होगी वहाँ पे मामूली सा करंट भी पैदा होगा। करंट का मतलब है वहाँ पे वोल्टेजेस होंगे, वोल्टेजेस को मैं कन्वर्ट कर दूंगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में। ये सारा कुछ हो रहा होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में। तो चलें, अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि हमारे दिल की धड़कन के लिए जो स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है वो दरअसल कुछ आम स्क्रीन नहीं है, वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। तो जब ये समझ आ गई तो चलें अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की डेफिनेशन किस तरह से की जाएगी। तो चलें हम इसकी तारीफ कुछ इस तरह से करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में तब्दीली या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कीमत को ग्राफ की शक्ल में जाहिर करने के लिए इस्तेमाल
होने वाली डिवाइस को CRO कहते हैं। CRO का मतलब है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ना सिर्फ अस्पतालों में आपके दिल की धड़कन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि आपके जो पुराने ज़माने में जो टीवी होते थे वो भी इसी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये जिसे आप पिक्चर ट्यूब कहते थे, उसमें इस्तेमाल होते थे। ना सिर्फ ये टीवी स्क्रीन पे, बल्कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स के जो पुराने मॉनिटर जो बड़े बड़े से दिखाई देते थे, उस स्क्रीन के पीछे जो सारा अमल हो रहा होता था वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से ही हो रहा होता था। अब जबकि आपको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की तारीफ समझ आ गई, तो यहाँ पे हम इसको छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से, अगर आपने नाम से काम निकालना है तो किस तरह से करेंगे। कैथोड रे का मतलब क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स। ऑसिलो का मतलब लिया जाता है वेव, ऑसिलो निकला है ऑसिलेशन से, और ऑसिलेशंस का मतलब होता है वेव। और स्कोप किसी भी ऐसी चीज़ को कहेंगे जो देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को वेव की सूरत में देखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चलें अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं, जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, वो कौन कौन से हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ये डायग्राम आपके सामने बना दी है। अभी इसको लेबल नहीं किया क्योंकि लेबल मैं साथ साथ करूँगा ताकि आपको चीज़ें साथ साथ समझ आती रहें। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इसके 3 मेजर हिस्से हैं। एक को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गन, दूसरे को नाम दिया जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और तीसरे को नाम दिया जाता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। गन से नॉर्मली गोलियां निकलती हैं। अब चूंकि इसको हमने इलेक्ट्रॉन गन का नाम दे दिया है, तो जिस तरह से नॉर्मल गन से बुलेट्स बाहर निकलना शुरू होती हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर किस तरह से निकालेंगे, ये वाला फिनोमिना हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले आर्टिकल में, जिसको हमने नाम दिया था थर्मियोनिक एमिशन का। और थर्मियोनिक एमिशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर किसी गर्म मेटल की सतह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उस अमल को हम थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मैंने फिलामेंट बनाया है, जिसको मैं नाम F का दूंगा, ये यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रॉन सोर्स इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए लाजिम है कि इसको हम किसी बैटरी के साथ जोड़ें, और बैटरी की कंडीशंस हमने पढ़ ली थी कि बैटरी ऐसी होनी चाहिए कि इसका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो और इससे बहने वाला करंट 0.3 एम्पेयर हो। तो ये बैटरी जोड़ दी फिलामेंट के साथ। जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई होगा, थर्मियोनिक एमिशन का अमल होना शुरू हो जाएगा, और थर्मियोनिक एमिशन की मदद से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा तादाद में होंगे और हर सिमत में फैल रहे होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बिल्कुल इस एक सीधी लाइन में एक ग्रिड रखी हुई है। ये ग्रिड स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज होती है। ग्रिड नेगेटिव चार्ज करने का मकसद क्या है? यहाँ पे हम तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकलें, लेकिन मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकले सामने नेगेटिव चार्ज ग्रिड रख दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज ग्रिड रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे ही इस स्क्रीन के साथ टकराएंगे, ये स्क्रीन फास्फोर मटेरियल की बनी होती है, और ये फास्फोर एक ऐसा मटेरियल है कि जब इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराते हैं तो ये चमकना शुरू हो जाती है, चमकदार हो जाती है, ब्राइट हो जाती है। अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस स्क्रीन पे आके टकराएंगे तो ज़्यादा ग्लो होगी स्क्रीन, ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, और अगर कम इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे टकराएंगे तो डेफिनेटली कम ग्लो होगी, कम चमकदार होगी स्क्रीन। तो यहाँ पे ग्रिड को नेगेटिव करने का मकसद ये है कि जो ग्रिड है
ये इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार को कंट्रोल कर सके। और इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो ग्रिड का जो मकसद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि CRO के अंदर ग्रिड को नेगेटिव करने का मकसद क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ग्रिड को नेगेटिव चार्ज करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ब्राइटनेस जो है कि इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार को कंट्रोल किया जा सके और उससे नतीजतन इस स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकेगा। फर्ज करें कि स्क्रीन पे पहले 1000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, जैसे ही मैंने ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो अब गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 50 हो गई और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स आगे गुजर सकेंगे कि जिनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जैसे ही ग्रिड से पास करेंगे तो ये बहुत थके हारे होंगे। थके हारे होने का मतलब ये है कि इनके अंदर एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी होगी, क्योंकि ये रास्ते में ग्रिड से लड़ के आए हैं। ग्रिड से लड़ते लड़ते कि ग्रिड भी नेगेटिव चार्ज, ये खुद भी नेगेटिव चार्ज, ग्रिड से ये दफ़ा हो रहे थे, लेकिन इन्होंने एनर्जी खर्च करके ग्रिड से पार आ गए, बॉर्डर पार करके आगे की जानिब आ गए। अब जैसे ही ये ग्रिड से आगे बढ़ेंगे तो अब इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई होगी। इनकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और इन इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए ये सामने जो प्लेट पड़ी हुई है, इस प्लेट को नाम दिया जाता है जी एनोड का, और इसको कैपिटल A के ज़रिए डिनोट किया गया है। मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि ये चीज़ जो है ये एनोड है। और एनोड का मतलब ये है कि इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और जैसे ही ये इसकी जानिब बढ़ेंगे तो नेगेटिव, चूँकि पॉजिटिव से कशिश होता है तो ये फौरी तौर पे उसकी जानिब भागते हुए जाएंगे। अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये जो रे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो रास्ता है ये बिल्कुल सीधा गुजर रहा है। सवाल यहाँ से जहन में आ जाता है बच्चों के कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनोड के साथ चिपक क्यों नहीं गए, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा आपस में कशिश होते हैं, तो ये चिपक क्यों नहीं गए। तो इसका जवाब ये है कि ये जो इसकी ऊपर वाली जो प्लेट है और इसकी जो नीचे वाली प्लेट है, इस पे एक जैसा पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। इसके एक जैसा पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें इस पे भी 50 वोल्ट है, इस पे भी 50 वोल्ट है और दोनों पॉजिटिव में है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रे है ये बग़ैर मुड़े सीधा अपना रास्ता जारी रखेगी। अभी तक जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ये फिलामेंट, ये ग्रिड और ये एनोड, ये तीनों की तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स आती हैं इलेक्ट्रॉन गन के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन गन में यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट होगा ये होगा जी इलेक्ट्रॉन गन के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो मैंने पहला हिस्सा इसका बताया था, इसमें हमने देख लिया कि मज़ीद 3 हिस्से आ रहे हैं और इन 3 अज्जा को नाम दे दिया। एक को नाम दे दिया जी इस फिलामेंट का, एक को नाम दे दिया इस ग्रिड का और एक को नाम दे दिया एनोड का। चलें आपकी आसानी के लिए मैं इसको लेबल भी कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गया जी फिलामेंट, ये आ गया जी ग्रिड और ये हमारे पास एनोड आ गया। अब जब मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो हमें 2 प्लेटों का सेट नज़र आ रहा है, एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के सेट को हमने नाम देना है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। अब ये 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, बुक में इसको वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा गया है, इसको एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा गया है। इसको वाई और एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स? को वाई और एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहने का मकसद ये है कि अगर ये जो रे है जैसे ही इसके सेंटर से गुजरेगी और अगर मैं इन 2 रेस के दरमियान कोई पोटेंशियल अप्लाई कर दूं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, तो ये इलेक्ट्रॉन की रे जिस पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, फ़र्ज़ करें इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की जानिब अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि ऊपर की जानिब चले जाएगी। और अगर ऊपर वाली नेगेटिव है और नीचे वाली पॉजिटिव है तो ये नीचे की जानिब आना शुरू हो जाएगी। तो इससे मुराद ये ली जाएगी कि ये जो वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये इस रे को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और स्टूडेंट्स ये वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ही हैं कि जिसकी मदद से हम उस वेव का ग्राफ देख सकते हैं जिस वेव को हमने मालूम करना है। फ़र्ज़ करें मैंने अपने दिल की धड़कन का जो है ग्राफ देखना है, तो मैं इन इलेक्ट्रोड्स को
ये जो वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होंगी इसको अपने दिल के साथ लगा दूंगा। जो प्लेट्स आपने अक्सर देखी होंगी कि जब किसी की ईसीजी होती है तो उसके दिल के ऊपर जो है एक छोटी छोटी सी प्लेट्स लगा दी जाती हैं। वो प्लेट्स दरअसल इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है। फिर जैसे ही चूंकि पहले से ही उधर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो वहाँ से थोड़ा सा सिग्नल्स आएंगे इलेक्ट्रिक करंट के, जो कि इस वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट से कभी ऊपर की जानिब जाएंगे कभी नीचे की जानिब आएंगे। और ईसीजी का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस तरह से हासिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस यानी ऊपर और नीचे वेव को मूव करवाने के लिए ये वाई एक्सिस की जो प्लेट्स हैं ये यूज़ की जाती हैं। अब जैसे ही ये वेव मज़ीद आगे की जानिब बढ़ेगी तो आगे पड़ी हुई हैं एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का मतलब ये है कि ये वाली प्लेटें जो हैं ये वेव को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करवाने का मतलब ये है कि ये वेव्स वेव को आगे और पीछे की जानिब मूव करवाएंगी। वाई एक्सिस वाली प्लेट क्या करती थी, ऊपर और नीचे, और एक्स एक्सिस वाली दाएं और बाएं की जानिब इस वेव को मूव करवाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो ईसीजी का ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें सिर्फ ऊपर नीचे ही नहीं है, ऊपर नीचे होते होते वेव आगे की जानिब भी बढ़ रही है। और आगे की जानिब बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं वो रोल प्ले कर रही हैं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जो रे है ये स्क्रीन पे जाके हिट करेगी। फ़र्ज़ करें इस जगह पे जाके हिट किया और इस जैसा फ़र्ज़ करें आपको एक इमेज ऑब्टेन हो जाएगा किसी भी स्क्रीन के ऊपर, और उस स्क्रीन से आप किसी भी मोशन को देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें वो दिल की धड़कन की मोशन है जो कि आपने ग्राफ की सूरत में देख ली। अच्छा, ये स्क्रीन जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ किस चीज़ की बनी होती है। ये जो स्क्रीन है ये एक तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की रे हिट करेगी तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। फ्लोरेसेंस का मतलब है चमक प्रोड्यूस करेगी, और चमक प्रोड्यूस करने के लिए इसे जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो मटेरियल होता है जी फास्फोर का। फास्फोर एक ऐसा मटेरियल है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की रे इसके ऊपर आके हिट करेगी, टारगेट करेगी, तो इससे इसके ऊपर चमक पैदा हो जाएगी। तो यही सारा काम है जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हो रहा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वर्किंग बड़े अच्छे से समझ आ गई है। अब इसका एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग तो चलें हो गई, बताएं इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस जगह पे ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इस्तेमाल की जाती है। तो चलें यहाँ पे हम एक हेडिंग दे लेते हैं कि CRO के इस्तेमालात यानी कि इसके यूजेस किस किस जगह पे हैं। स्टूडेंट्स, एक तो हमने देख लिया कि जब किसी भी चीज़ की वेव फॉर्म हासिल करनी है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे कि किसी भी वेव फॉर्म को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये वेव फॉर्म जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स देखने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइंसी और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। मज़ीद इसके देखे जाएं फ़वाइद तो उसमें आ जाता है वोल्टेज की पैमाइश, रेंज मालूम करना, इसे हम रडार फाइंडिंग भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर स्क्रीन पे मूवीज़ के अंदर कुछ इस तरह की स्क्रीन देखी होगी कि जब स्क्रीन पे एक लाइन जो है घूम रही होती है और अगर किसी दुश्मन का जहाज़ या कोई ऐसा आला उस हदूद के अंदर आ जाए तो स्क्रीन पे एक रेड सा डॉट जो है वो दिखाई देना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो जहाज़ आगे की जानिब आता जाएगा वो डॉट भी आगे की जानिब आता जाएगा, और वो जो स्क्रीन जो कि इस्तेमाल हो रही होती है वो भी CRO के प्रिंसिपल पे, CRO के असूल पे इस्तेमाल हो रही होती है, उसके असूल पे काम कर रही होती है। मज़ीद जैसा कि मैंने पूरे लेक्चर में बता दिया कि CRO दिल की धड़कन को देखने के लिए और किसी भी इंसानी अज़ा के मुआयने के लिए ये CRO किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि CRO के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी, डिटेल्ड डिस्कशन हमने कर ली और आपको ये जो डिस्कशन है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट्स,
देखा आपने कि ये CRO जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा थी, लेकिन जैसे जैसे हमने एक एक हिस्से की इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, अब ये CRO आपके लिए कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं रही होगी। हमने ये भी देख लिया कि ये CRO मेडिकल की फील्ड्स में भी इस्तेमाल होती है, साइंस के शोबे में भी इस्तेमाल होती है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइंदा आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।